हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज है डे 6। अब इस इनिशिएटिव के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस इनिशिएटिव में ऐसे है, हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, शेयर करते हैं इन द मॉर्निंग एंड वी वांट यू टू अटेम्प्ट द आंसर्स। हम चाहते हैं आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और सबमिट कीजिए सो दैट दे कैन बी पेयर इवैल्यूएशन और हम भी गो थ्रू कर सके सो दैट वी कैन गिव यू अ फीडबैक। सो एट द एंड ऑफ द डे, सुबह हमने आपको न्यू क्वेश्चन से दिए, एंड ऑफ द डे हम आपको साथ एक एनालिसिस वीडियो शेयर करते हैं यूट्यूब के ऊपर। सो वेयर वी गिव एन अप्रोच, जो क्या कंटेंट होना चाहिए था, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी फॉर राइटिंग द आंसर्स। सो ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस इनिशिएटिव इज दैट इट इज लिंक्ड टू द न्यूज़पेपर। तो वो एक जो क्वेरी होती है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, तो because we are sharing questions, framing questions or based on the news that was there, so it gives us an insight कि भाई ये न्यूज़ को ऐसे पढ़ना है, ऐसे कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो सब आपको अच्छा आइडिया लगेगा। सो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, आज जो हमने शेयर किए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, देयर वाज बेसिकली एन एडिटोरियल टुडे, दिस वाज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कोलेजियम सिस्टम। सो इट वाज अबाउट द जुडिशियल सिस्टम। हमने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किया है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कोलेजियम और उसमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट सिस्टम इज अबाउट, क्योंकि हम GS2 उठाया है तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द GS2। सो इट इज अबाउट द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। सो हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? गिव रीसेंट एग्जाम्पल्स टू सब्सटैंशिएट योर आंसर। ठीक है, तो स्टैटिक, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत एंड करंट का एक कॉम्बिनेशन। पहला वाला क्वेश्चन भी है बट वो न्यूज में भी है, तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ द कोलेजियम सिस्टम हैज बीन चैलेंज्ड टाइम टू टाइम इन रिटर्न्स, ठीक है, इन टाइम टू टाइम इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। क्रिटिकली एग्जामिन 250 वर्ड्स। तो अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी? लॉजिकल सी बात है, हमें क्या क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कोलेजियम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कोलेजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो वी विल इंट्रोड्यूस पहले कोलेजियम सिस्टम। अगर कोई रिसेंट कंट्रोवर्सी है यू कैन मेंशन दैट आल्सो, स्टार्ट बाय दैट। तो कोलेजियम के बारे में बताएंगे, हम स्टार्ट करेंगे उसका जेनेसिस, बेसिक थोड़ा सा बताएंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। देन विल मूव फॉरवर्ड टू द क्या चैलेंजेस है। यहाँ पे देखिए हैव बीन चैलेंज टाइम टू टाइम, तो कोलेजियम की क्रिटिसिज्म्स क्या है हम इसको बताएंगे, तो क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, ऐसा तो नहीं है कि कुछ किया नहीं होगा इसके बारे में, तो कुछ स्टेप्स लिए गए होंगे, ठीक है, कुछ कदम उठाए होंगे इसके बारे में कोलेजियम को ठीक करने के लिए, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर उसको बताएंगे। और लास्ट में हम बताएंगे वे फॉरवर्ड, कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सो विल कंक्लूड बाय बेसिकली स्टेटिंग द नेचर की एंड आउटकम क्या है बेस्ड ऑन ऑल द असेसमेंट, और उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अब इसके स्टार्ट करते हैं विद द कोलेजियम। सो व्हाट इज अ कोलेजियम? कोलेजियम इज अ सिस्टम। अगर हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कम फ्रॉम आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 216। लॉजिकल सी बात है, हम 124 जब बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। व्हेन वी से 216 वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन द हाई कोर्ट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वांटेड टू हैव अ सेपरेशन, दे वांटेड टू कीप द एग्जीक्यूटिव सेपरेट। एक सिस्टम रखना चाहते थे where the executive only appoints the judges but there is a say of the judiciary। तो आर्टिकल 124 कहता है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द CGI, ठीक है, CGI को पूछते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, CGI बोलता है, एक रिकमेंडेशन देता है और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज। तो ये सिस्टम है, बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इस सिस्टम के अंदर, एंड इवेंचुअली देयर वर सर्टेन एलिगेशंस कि प्रेसिडेंट इज नॉट लिसनिंग टू द चीफ जस्टिस, और इससे जुडिशियल ऑटोनॉमी जो है, द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सबवर्ट हो रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए देयर वर 3 जजेस केस, 3 फेमस जजेस केस।
तो फर्स्ट केस में तो बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन होता है, ठीक है, ये जो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मैंडेटरी है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो ये बोला। सेकंड में बोला कि ये बाइंडिंग तो है बट इसके साथ और भी जजेस होंगे, तो यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम आ गया। बाद में इसमें बोला कोलेजियम सिस्टम के बारे में थर्ड जज केस में कि दे विल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज द कोलेजियम सिस्टम। एंड जो कोलेजियम सिस्टम है वो कहीं नहीं लिखा गया है, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज एन इनोवेशन ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज द कोलेजियम सिस्टम। So you can write by stating that collegium is a judicial innovation for the appointment of judges, appointment and transfer of the judges to the Supreme Court or to the high courts as well as transfers. तो आप ऐसे बता सकते हैं, then you can say that this is the provision article 124(2)(16), but by the judicial innovation or the famous 3 judges cases, the collegium system was conceptualized. It is nowhere stated in the constitution, nor is it created by a statute of the parliament, कि पार्लियामेंट के लॉ से भी नहीं बनाया गया है। अब आगे चल के there are certain problems with the collegium। वही सबसे पहली बात तो ये है कि collegium तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सैंक्शन ही नहीं किया, अपने आप बना लिया। ठीक है, सो दिस इज समवेयर डाउन द लाइन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था पर जुडिशरी ने अपने आप बना लिया यहाँ पे एंड समहाउ इन्फोर्स भी करा लिया। तो एक तो ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरी बात है कि ये जो कलेजियम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रेफरेंस में 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस हो जाते हैं। तो इस कलेजियम के बारे में ये काम कैसे कर रहा है, ये अपॉइंटमेंट्स कर रहा है। तो अपॉइंटमेंट्स के लिए अगर आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो नेचुरली उसके लिए कुछ होते हैं ना, कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो किया जाना चाहिए। हमें पता ही नहीं है क्योंकि कॉलेजियम कैसे काम करता है, हमें कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म कि फेवरेटिज्म चल रही है कि यार इस जज को बनाना है, नहीं इसको बनाना है, इससे मेरे को ये फ़ायदा होगा। होती है ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की का स्ट्रक्चर होता है, अब हर बंदा अपना चाहता है, फ़ायदा कराना चाहता है। सो देयर आर एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म। अभी रिसेंटली देयर वाज अ जज जस्टिस कुरैशी, ठीक है, तो हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस थे और उनकी अपॉइंटमेंट वाज ड्यू फॉर द सुप्रीम कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। सो दिस वाज ऑल बीइंग डन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके क्या स्टैंडर्ड्स है, पैरामीटर्स है, इट इज़ नॉट स्टेटेड एनीवेयर। नाउ समवेयर डाउन द लाइन वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या सिस्टम है। एंड गिवन द फैक्ट दैट जो जुडिशरी है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, तो ये पब्लिक होना चाहिए, तो ये एटलीस्ट किसी लेवल पे तो पता होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ ओपेसिटी देर इज एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म। देन वी सी देर इज अ लार्ज डिलेज इन अपॉइंटमेंट्स। अब जब अपॉइंटमेंट होती है नॉर्मली गवर्नमेंट जुडिशरी को नाम देती है, मतलब कॉलेजियम को नाम देती है, कॉलेजियम वापस गवर्नमेंट को देता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या लीगल अफेयर्स, और उसके बाद अल्टीमेटली जाता है प्रेसिडेंट के पास। बट व्हाट वी सी इज कि गवर्नमेंट का तो रोल है ही है यहाँ पे, बट कॉलेजियम के साइड पे भी देर इज लॉट्स टू बी डन एक्चुअली। तो इसकी वजह से देर इज अ हाई डिग्री ऑफ पेंडेंसीज। सो फॉर द टोटल हाई कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर अबाउट 1000+ वैकेंसीज आर देयर, ऑफ विच अबाउट 440, मतलब 1000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 440 खाली है। तो यू गेटिंग द पॉइंट कि अबाउट 50%, 45 से 50% जजेस है ही नहीं, अपॉइंट ही नहीं हुए, बिकॉज कोलेजियम या गवर्नमेंट के एंड में देयर इज शॉर्ट कमिंग, या कोलेजियम इज ऑल्सो नॉट वेरी फोर्थ कमिंग, ये इतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, मे बी दे आर एंगेज्ड इन देयर ओन जुडिशियल वर्क। तो इससे और पेंडेंसी हो, मतलब इससे और वैकेंसीज हो रही है, वैकेंसी से पेंडेंसी बढ़ रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। दूसरी बात, वी हैव एन इशू विद द सिस्टम ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वुमेन जजेस बहुत कम है, कोलेजियम में देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन। सो वन ऑफ द आइडियाज़ ऑफ अपॉइंटमेंट, आप किसी कंपनी में भी देखते हो HR होती है, तो फिर उसका काम होता है कि भाई इंश्योर करो डाइवर्सिटी है।
बट डाइवर्सिटी इज लैकिंग. डाइवर्सिटी आपका यहाँ पे हो गया, डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ कास्ट हो गया. सो वी सी दैट डाइवर्सिटी इज द इशू ओवर हियर. एट द सेम टाइम क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो किया है, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स, वो स्टेटेड नहीं है. देयरफॉर मेरिट इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट कॉम्प्रोमाइज्ड. सो डाइवर्सिटी एंड मेरिट इज अ कॉम्प्रोमाइज ओवर हियर. फर्दर देयर इज नॉन कंप्लायंस. कॉलेजियम ने दे तो दिया, गवर्नमेंट ने जो नाम दिए थे उनमें से कुछ नाम दे दिए यहाँ पे, या खुद से कुछ नाम उठा लिया. गवर्नमेंट को पसंद नहीं कोई जज, तो वो उसको नहीं बैठा रहे वहाँ पे. So there is non-compliance या reluctance of the executive when it comes to appointment of the judge या promotion of the judge. I remember precisely there was a judge of the उत्तराखंड हाई कोर्ट. ठीक है, तो उत्तराखंड में वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया था और उत्तराखंड जज ने सेंटर को लगाई फटकार. तो ही वॉज ड्यू फॉर प्रमोशन टू द सुप्रीम कोर्ट. वो नहीं मान रहे थे. और ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, टाइम टू टाइम आता रहता है. फिर द गवर्नमेंट या यूनियन एग्जीक्यूटिव डज नॉट लाइक सर्टन पीपल. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न. अब इस रेफरेंस में टू रिफॉर्म द सिस्टम, राइट, दिस सिस्टम अगर रिफॉर्म करना है, व्हाट वी कैन हैव इज वी कैन हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी. और ऐसा ही एक प्रपोजल लाई थी गवर्नमेंट. पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत NJAC was created, National Judicial Appointments Commission. So NJAC was created. और इसमें क्या होना था, there used to be 2 senior most judges. सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सबसे सीनियर मोस्ट जज है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 3 लोग हो गए फ्रॉम द जुडिशरी, एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम द सोसाइटी, जिनको प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. ठीक है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा, नॉमिनेट करेगा. तो एक तरह से 3 लोग हो गए, एक एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं एंड 2 एमिनेंट. बट अपॉइंट तो इसको एग्जीक्यूटिव ही कर रहा है, और ये एमिनेंट पर्सन कौन है इसके बारे में कुछ नहीं पता. कोई क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होगा, कुछ नहीं बताया. सो अल्टीमेटली द जजेस बाय 4:1 ये केस गया, एंड दिस वॉज ओवररूल्ड. NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल नहीं है. इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव या बैलेंस ऑफ पावर. उसके बेसिस पे इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. चलो ठीक है, ये स्ट्राइक डाउन कर दिया. तो इस रेफरेंस में कॉलेजियम तो है अभी भी, और ऐसा नहीं है कि हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए. एंड दिस रिफॉर्म्स हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. सो दे हैव सेड दैट देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस दे हैव रिकमेंडेड. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले बताया था उन्होंने क्या बोला. उन्होंने बोला है दैट देयर शैल बी अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वेयर द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव विल दोनों अपने आप कंसल्टेशन करेंगे एमिकेबली, और ये MOP डेवलप करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स होंगे. सीनियरिटी को प्रायोरिटी देनी है, मेरिट को प्रायोरिटी देनी है, क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स बेसिकली मेरिट. तो उस बेसिस पे इसको डेवलप करेंगे, एंड इसके बेसिस पे अल्टीमेटली जजेस को अपॉइंट किया जाएगा. एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. ये होना था, पर ये खास कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रही है. कहीं न्यूज़ में कुछ नहीं आता है आजकल. सो हाउ वी कैन राइट इट इज दैट वी नीड रिफॉर्म्स. देयर इज एमिनेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स, एंड we need to the judiciary and the executive can work together to create an amicable solution to the problem of the appointment of the judges, as was envisaged by the memorandum of procedure. So the basic criteria of seniority, the seniority, merit, diversity can be incorporated, and this will aid the functioning or the system of appointments of to the higher judiciary. तो इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हो आप. तो चलिए, ये हमारा हो गया. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, तो कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई एम यूजिंग दिस. सो हाउ फार डू यू थिंक cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. 150 वर्ड्स का है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा है. तो चलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं. ठीक है, मैं उसी में आपको अप्रोच भी बता दूंगा.
सी फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब समझते हो आप, ऑब्वियसली समझते हो, है ना? सेंटर, स्टेट्स एंड स्टेट्स के बीच में आपस का रिलेशन इज बेसिकली फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मॉडल है यहाँ पे, वेयर स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट डोमेन, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स अलग अलग से लिखी हुई है। सो दैट इज द फेडरेशन ओवर हियर। नाउ टाइम एंड अगेन इंडिया के केस में इट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक फेडरलिज्म और क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी फेडरल। ठीक है, ये जुडिशरी का प्रिपेयर करते करते जुडिशियल आ गया यहाँ पे, क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल का मतलब है कि हाँ भाई, स्टेट्स को अलग पावर्स दे रखे, जैसे कि 7 शेड्यूल हो गया, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनके लिए अपने डेडिकेटेड है, सेंटर के लिए डेडिकेटेड है। बट बाय एंड लार्ज वी नो दैट सेंटर हैज़ अ प्राइमेसी ऑन नंबर ऑफ मैटर्स व्हेन इट कम्स टू द स्टेट। जैसे कि लेट्स से सेंटर, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है which somehow comes into the state domain also, then center को प्राइमेसी मिलेगी। और वी सी द प्रोविजंस ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है, तो इमरजेंसी हो गया या फिर चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, तो बाय सिंपल मेजॉरिटी इट कैन बी डन। सो स्टेट की कोई कि रहेगा नहीं रहेगा उसका एग्जिस्टेंस वो भी नहीं पता, बट सो इट इज क्वाजी फेडरल, मतलब ओवरऑल देयर इज अ बायस टूवर्ड्स द यूनिटरी फीचर्स। तो ये तो हमारा मॉडल ऑफ फेडरलिज्म रहा है, जिसको हम असिमेट्रिक कहते हैं। बट दिस हैज़ बीन चेंजिंग। 1967 से जो पहले का पॉलिटिक्स था उसमें तो बेसिकली इट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस जिनके अगेंस्ट, जिनके गाइडेंस में हमको फ्रीडम मिली। सो एट द सेंटर इट वाज देयर, एट द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इट वाज द कांग्रेस, एक्सेप्ट फॉर लेट्स से वी कैन टेक केरला, सर्टन प्लेसेस वहाँ लेफ्टिज्म थी, पर उसके अपार्ट इट वाज स्टेट्स में भी और सेंटर में भी कांग्रेस थी यहाँ पे। सो देयर वाज अ सिंगल पार्टी। सो बाय एंड लार्ज द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, बिकॉज पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह इन्हीं के थे। अब बाद में क्या हुआ 1967 के बाद में, दैट वी सॉ द इमर्जेंस और द राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज। तो रीजनल पार्टीज आने लग गई, यहाँ पे कांग्रेस ही थी बट रीजनल पार्टीज आने लग गई, अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग लाइंस पे आने लग गई। तो इससे सेंटर और स्टेट के बीच में दरार आनी शुरू हो गई यहाँ पे। सो देयर वाज अ कन्फ्रंटेशन, अ फेज ऑफ कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स ओवर हियर, एंड नाउ देयर वाज a need felt for having cooperation between the center and the states, as well as being the states being from different stakeholders, उनके बीच में भी there should be cooperation, ठीक है। So the emphasis was started to be putting on cooperative federalism and competitive federalism. We could also see confrontation taking place amongst the states as well as center and state. So one of the good examples is the application of the president's rule, कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं, या फिर रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गया आपका। अभी रिसेंटली जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जीएसटी में वो बोल रहे थे कि हम आपको कॉम्पेंसेशन जो देनी थी स्टेट्स को वो दे नहीं रहे थे। सो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। कोऑपरेटिव की अगर हम बात करते हैं अभी रिसेंट टाइम्स में कोऑपरेटिव का, तो जीएसटी इज़ वन गुड एग्जांपल अगेन। तो जीएसटी जो लॉ है इट इज़ बेसिकली टैक्स रेजिम है फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जहाँ पे सेंटर और स्टेट के टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। और ये टैक्स बढ़ेगा कम होगा ये कैसे डिसाइड होता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो वहाँ पे सेंटर भी होता है, स्टेट भी होता है, वोटिंग होती है, उसके बेसिस पे होता है। सो वी सी देयर इज अ वे बाय विच द सेंटर ट्राइज टू कन्विंस द स्टेट, स्टेट ट्राइज टू कन्विंस द सेंटर, और साथ में काम करते हैं। लाइकवाइज अभी रिसेंटली प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय द नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन फंड्स एलोकेट करता था स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू सेंटर्स प्रोग्राम। अब बोल रहे हैं आप अपने हिसाब से बनाओ प्रोग्राम्स, स्कीम्स, और एट द हाईएस्ट लेवल ऑल्सो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव इन द नीति आयोग, तो उनकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर है। सो वी सी दैट द सेंटर एंड द स्टेट्स आर कोऑपरेटिंग, एंड इसी रेफरेंस में वी कैन टॉक अबाउट द इमर्जेंस ऑफ द जोनल काउंसिल्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या फिर आपका इंटरस्टेट काउंसिल हो गया अभी रिसेंटली, दैट हैज़ बीन रिवाइव्ड, राइट। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव विच वी सी एट द प्रेजेंट मोमेंट। एंड देन वी ऑल्सो सी द इमर्जेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव। एक तो आपको एक कॉम्पिटिटिव का आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे,
द नीति आयोग ही है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इंकरेज कर रही है बाय हैविंग डिस्टिंक्ट रैंकिंग्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो कौन सा स्टेट कितने रिफॉर्म्स लेके आ रहा है उसको मार्क कर रहे हैं. स्वच्छ सर्वेक्षण, कौन से स्टेट में क्लिनलीनेस स्वच्छता ज़्यादा बनाई जा रही है उसको काउंट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, फिर उसको लिस्ट कर रहे हैं. तो बोलते हैं यार चंडीगढ़ का अच्छा नहीं है, इंदौर इज डूइंग बेटर दैन दैट, फिर देयर इज अ प्रेशर. So that is example of competitive federalism. In fact, GST itself कि हर state का एक common tax हो गया across these any part of the country. So the states have to have better policies. और वो compete करते हैं for investment with the other states. So that is also example of competitive federalism. So with the emergence, with the changing politics, right, the changing political dynamics, with the emergence of the regional parties, and state में अलग है, center में अलग है. So we see the three things together. We see cooperative, competitive and confrontation politics. आप इसी को लिख सकते हैं by giving the examples. आप cooperative से start कीजिए, competitive बताइए, फिर confrontation बताइए. Now in this reference, आजकल अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट्स रूल पे इतने आराम से नहीं लगता. अगर ममता बनर्जी जो है वहाँ पे TMC वाली, तो वो सेंटर की बात ना माने तो that's an example of constitutional breakdown under Article 355. ठीक है, पर फिर भी उस पर प्रेसिडेंट्स रूल अब नहीं लगेगा. पहले लग सकता था, अब नहीं लगेगा. लाइकवाइज द सेंटर में अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम है तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द जुडिशरी, और कोई लॉ के बेसिस पे या कुछ है. सो अगेन व्हाट वी बेसिकली सी इज कि जो कॉजी फेडरल जो हमने बात करी थी विद यूनिटरी बायस था, वो कम हो रहा है. वो आज की डेट में कम हो रहा है. येस, वी लिव इन अ टाइम ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म, बट वी सी दैट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायनामिक्स, एवर चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स, द इन नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन इज चेंजिंग. सो फ्रॉम quasi federal, where the bias was there towards the center, we see a phase which is moving towards a more symmetric federalism by having elements of cooperation, competition and confrontation. So this is what I have concluded, what I would like to conclude in this particular way. So this is all we have in this particular session, right? हमने पूरा एक आंसर डिस्कस किया है. नेचुरली इसी में आपका एक अप्रोच भी आ जाता है. So this is it. Thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Singh Rehal, and all the best for your preparation. Bye bye, take care.